बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अपने घर पर सुखद होंगे और बहुत ही आनंद वाली अनुभूति ले रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ग्रंथि के बारे में चर्चा करी थी, यानी कि ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करी थी, और हमने ग्लैंड्स का वर्गीकरण भी समझा था। ठीक है, यानी कि हमने ग्रंथियों के वर्गीकरण में उसको 5 भाग में विभाजित किया था। याद आ रहा है आपको? बिल्कुल सही, हमने उसको 5 भागों में विभाजित किया था, और उसमें 5 प्रकार के भागों में सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी? हमने स्त्रावण की नलिका के आधार पर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हमने उस एक पहले पॉइंट की हमारी चर्चा कर ली थी। अब हम आगे किसकी बात करेंगे? हमारे अगले पॉइंट की बात करेंगे। किसके? नलिका के स्त्रावण के आधार पर। किसके? नलिका के स्त्रावण के आधार पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या रहेगा? हम बात करें यहां पे स्त्रावण। स्त्रावण की प्रकृति। ठीक है बच्चों, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम यहां पे? स्त्रावण की प्रकृति के आधार पर। पहले हमने नलिका के आधार पर चर्चा कर ली थी, अब हम हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, जो है हमारा स्त्रावण की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, अब देखिए, जो स्त्रावण की प्रकृति है, यानी कि ग्लैंड्स, हमें पता है ग्लैंड्स क्या है? ग्रंथियां कुछ ना कुछ सीक्रेट करती है, किसी ना किसी चीज का स्त्रावण करती है। ठीक है, तो यहां पर हम स्त्रावण की प्रकृति के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये किस में होगा? ये जो होगा 3 भाग में विभाजित होगा। किस किस तरह से हम देखते हैं। चलिए, तो हम पहले बात करते हैं कि स्त्रावण की प्रकृति के आधार पर यह 3 भागों में विभाजित है। तो हम यहीं पे इसके 3 भाग कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, और ये हमारा सेकंड, और ये हमारा थर्ड। एरो बनाए हैं, आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है हमारा? पहला है हमारा अंशस्त्रावी ग्रंथि, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? मीरोक्राइन या एक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको हम? यह है हमारी अंशस्त्रावी ग्रंथि। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्राइन ग्लैंड, या इसको क्या बोलते हैं हम? मीरोक्राइन ग्लैंड। आई बात समझ में? हमें इंग्लिश नेम भी तो पता होने चाहिए ना, हम पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि आने वाली हायर क्लासेस में हमने बात करी थी, हमें सब कुछ क्या करना है? इंग्लिश में पढ़ना है, तो हिंदी के साथ साथ में हमें इसके इंग्लिश नेम भी याद होने चाहिए। ठीक है, अंशस्त्रावी ग्रंथि। दूसरी हम बात करें किसकी? अपस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा अपस्त्रावी ग्रंथि। आई बच्चों बात समझ में? अपस्त्रावी ग्रंथि को हम क्या बोलेंगे? एपोक्राइन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम? एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब तीसरी हम बात करेंगे किसकी? पहली हो गई हमारी अंशस्त्रावी, दूसरी हो गई हमारी अपस्त्रावी, और तीसरी होगी हमारी पूर्ण स्त्रावी। ठीक है, तो हम तीसरे ग्रंथि का क्या नाम लिखेंगे? तीसरी होगी हमारी पूर्ण स्त्रावी ग्रंथि। आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे होलोक्राइन। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम? होलोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, ठीक है, अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हमारे अंशस्त्रावी ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो यहां पे क्या मतलब है अंशस्त्रावी ग्रंथि का? देखिए, ग्रंथि है, सीक्रेशन करेगी, स्त्रावण करेगी। ठीक है, अब ये जो अंशस्त्रावी ग्रंथि है,
इसमें जो कोशिका है, जिस कोशिका से, इस ग्रंथि की जिस कोशिका से स्त्रावण हो रहा है, वह स्त्रावण किस प्रकार का है? ठीक है, तरल पदार्थ का है, क्योंकि कोई भी होगा सिक्रेशन कैसा होगा, लिक्विड मीडियम में होगा, तरल पदार्थ के रूप में होगा। ठीक है ना। तो जो इसमें अंशस्रावी ग्रंथि है, उसमें जो कोशिका जो स्त्रावण कर रही है, वो किस तरह कर रही है? तरल स्त्रावण कर रही है। पहला पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब जो तरल स्त्रावण कर रही है वो कैसा है? बिल्कुल जल के समान है, तरल है और जल के समान है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि अंशस्रावी ग्रंथि क्या कर रही है? जल के समान तरल पदार्थ का सीक्रेशन कर रही है ना। साथ ही साथ जो ये कोशिका है, इस जो ग्रंथि की जो कोशिका है जिनसे स्त्रावण हो रहा है, ठीक है ना, वो किस तरह का है? उसमें किसी भी प्रकार का साइटोप्लाज्म की क्षति नहीं हो रही। अब वो साइटोप्लाज्म की क्षति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसमें जो स्त्रावण हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू मुक्त हो रहा है, यानी कि विसरण के द्वारा या एक्सोसाइटोसिस के द्वारा मुक्त हो रहा है। तो अब यहां हम एक एक पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, आइए तो हम पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं यहां पे, अंशस्रावी ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? अंशस्रावी ग्रंथि। ठीक है, ठीक है। पहली चीज क्या? इस प्रकार की ग्रंथि में इस प्रकार की ग्रंथि में कोशिकाओं से इस प्रकार की ग्रंथि में कोशिकाओं से स्त्रावित होने वाला पदार्थ, इस प्रकार की कोशिकाओं में, इस प्रकार की ग्रंथियों में कोशिकाओं से स्रावित होने वाला पदार्थ सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा मुक्त होता है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? जो कोशिकाओं से स्रावित होने वाला पदार्थ है, ठीक है ना, वह सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा मुक्त हो रहा है। सामान्य विसरण को हम क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? किसके थ्रू हो रहा है? ये हो रहा है हमारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। आई बात समझ में? क्लियर यहां तक? चलिए, अब सामान्य जो विसरण की क्रिया द्वारा मुक्त हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है? इसमें एक्सोसाइटोसिस की क्रिया भी हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि सामान्य विसरण द्वारा मुक्त हो रहा है, साथ में एक्सोसाइटोसिस की क्रिया भी हो रही है। तो यहां हम क्या लिख देंगे? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें। अब यहां पे सामान्य विसरण हो गया सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि हमें पता है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, आप सब जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होगा कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, तो वो क्या होगा? हमारा सिंपल डिफ्यूजन होगा। ठीक है, अब देखिए यहां क्या होता है कि ये जो आपकी कोशिकाएं कुछ इस तरह से हम बना देते हैं। ये देखिए आप, ये कुछ इस तरह से ठीक है। चलिए, ये जो कोशिकाएं हैं इनमें क्या हो रहा है? कुछ इस तरह से इनमें स्त्रावण है, ग्रंथियों द्वारा स्त्रावण किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये जो स्त्रावण है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? विसरण के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है, कुछ इस तरह से।
ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सा है हमारा, विसरण का। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, सिंपल डिफ्यूशन। आई बात समझ में, क्लियर यहां तक। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो कोशिका द्रव्य है उसमें किसी भी प्रकार की, यानी कि साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है। जब सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है तो कोशिका द्रव्य की क्षति क्यों होगी, कोशिका द्रव्य की क्षति नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार के कोशिका द्रव्य की क्षति नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्रिया में किसी भी प्रकार से साइटोप्लाज्म यानी कि क्या है हमारा, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य की क्षति नहीं होती है। आई बात समझ में, यानी कि इस क्रिया में सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, सामान्य विसरण की क्रिया हो रही है, एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। जब सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल ही बात है कि कोशिका द्रव्य बाहर नहीं जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, अंशस्रावी ग्रंथि कहते हैं। आ गई बात समझ में, नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आ गई बात में आपको यहां तक समझ में। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है ना, कि किन किन में ये उपस्थित होगी। ठीक है, तो चलिए, हमने हमारा कोशिका केंद्रक तो भूल ही गए, वो भी तो लगाना है। कोशिका द्रव्य की बात कर ली हमने। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें एक चीज और है कि हमने अभी जब चर्चा करी थी कि इसमें जो साइटोप्लाज्म की क्षति तो नहीं हो रही, लेकिन जो इसमें ये लिक्विड है, मतलब जो स्रावण हो रहा है, वो कैसा है, जल के समान तरल है। ठीक है, तो यहां पे भी हम ये लिख सकते हैं कि यह है, साथ ही क्षति नहीं होती तथा स्रावण जल के समान तरल होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए, तो मैं इसको रब कर सकता हूं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, चलिए बच्चों, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स को हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहां पे सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, उदाहरण। जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ये हमें कहां देखने को मिलेंगे, ये हमें स्वेट ग्लैंड्स में देखने को मिलेंगी। स्वेट ग्लैंड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे, श्वेत ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट ये हमें किसमें देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा किसमें, बताइए, हमारे सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए, अब हम अगली बात करेंगे किसकी, अब हम अगली बात करेंगे हमारे अगले प्रकार के भाग की, यानी कि अपस्रावी ग्रंथि के बारे में। ठीक है, चलिए, तो यहीं से हम शुरुआत कर लेते हैं।
दूसरा भाग है हमारा अपस्रावी ग्रंथि। इसे हमने क्या कहा था? एपोक्राइन ग्लैंड कहा था। तो उसको भी हम यहां मेंशन कर लेते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपस्रावी, ठीक है, और ये अंशस्रावी। अपस्रावी और अंशस्रावी में डिफरेंस क्या होगा, इनमें अंतर क्या होगा? यहां पर जो कोशिका द्रव्य था, जो कोशिका से स्रावित हो रहा, सॉरी, यहां पे जो कोशिका में द्रव्य के जो स्त्रावण हो रहा था, ठीक है, वो किस तरह का था? वो तरल था। और यहां पे भी क्या होगा? यहां तरल नहीं होगा, यहां थोड़ा सा सांद्र होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अपस्रावी ग्रंथि है, इसमें जो स्त्रावण हो रहा है वो क्या होगा? कोशिका के एक सिरे पर जाकर, ठीक है ना, कोशिका के एक सिरे पर जाकर क्या होगा? एकत्र हो जाएगा। ठीक है, और कोशिका के एक सिरे पर एकत्र होने के साथ साथ ही ये क्या करेगा? कोशिका द्रव्य से में थोड़ा सा मिलकर, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में मिलकर ये क्षति करेगा। किसकी? हमारे कोशिका द्रव्य की, यानी कि साइटोप्लाज्म की। लेकिन ज्यादा क्षति नहीं कर पाएगा, सिर्फ आंशिक क्षति करेगा। किस तरह से, आइए समझते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार की कोशिका में या इस प्रकार की ग्रंथि में, इस प्रकार की ग्रंथि की कोशिका में स्त्रावण होने वाला पदार्थ इस प्रकार की ग्रंथि कोशिकाओं में स्त्रावण होने वाला या स्त्रावित होने वाला जो पदार्थ है वह कोशिका के, वह कोशिका के स्वतंत्र सिरे पर, किस पे? कोशिका का जो स्वतंत्र सिरा है, याद रखिएगा, कोशिका के स्वतंत्र सिरे पर एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतंत्र सिरे पर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, अब जब ये स्वतंत्र सिरे पर एकत्रित हो गया तो इसमें से जो कुछ भाग है वो कोशिका द्रव्य के साथ में मिल जाता है। ठीक है, तथा इसमें से कुछ भाग किसमें? कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं, भाग कोशिका द्रव्य के साथ मिल जाता है, या हम कहते हैं क्या होता है? पृथक हो जाता है। आई बात समझ में? मिल जाता है और पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो साइटोप्लाज्म है वो पृथक हो रहा है, तो उसमें क्या हुआ? उसमें आंशिक क्षति हुई। आई बात समझ में? यहां पर क्या हुआ था? यहां पर हुआ था अंशस्रावी ग्रंथि के अंदर कि यहां पे किसी भी तरह से क्या हुआ था? सामान्य विसरण के थ्रू हुआ था, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस। यहां पर साइटोप्लाज्म की क्षति नहीं हुई। लेकिन इस जगह पर हम बात करें अपस्रावी ग्रंथि में, तो अपस्रावी ग्रंथि में क्या हुआ? यहां पे साइटोप्लाज्म की आंशिक क्षति हो रही है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि कोशिका के स्वतंत्र सिरे पर जाकर एकत्रित हो रहा है। किस तरह से, आइए देखते हैं। तो हम यहां भी लिख सकते हैं, पहले पॉइंट हम लिख देते हैं, यहां पर कोशिका द्रव्य की आंशिक क्षति होती है।
तथा साथ ही यहाँ पर जो आंशिक क्षति हो रही है उसी के साथ में यहाँ पे तो क्या था, यहाँ तरल की बात करी थी, और यहाँ अपस्रावी में क्या है, यहाँ पर ये सांद्र होता है। ठीक है, क्षति होती तथा यह स्त्रावण कैसा होता है, सांद्र होता है। कैसा होता है बच्चों, ये सांद्र होता है। आई बात आपको समझ में? ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए, ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें, ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर ये हमें कहां देखने को मिलता है, मेमरी ग्लैंड में। ठीक है, किसमें, मेमरी ग्लैंड में। आई बात समझ में? ठीक है, मेमरी ग्लैंड के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, जो कहाँ होती हैं, महिलाओं के स्तन में उपस्थित होती है मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, चलिए अब हम देखिए इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि इसमें किस तरह से जो है कोशिका के स्वतंत्र सिरे पे जाकर कोशिका जो ये स्रावित पदार्थ है ये इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से ये एक ने बेस बना लिया, तो इसमें क्या है, अब हम कोशिका बनाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये एक कोशिका कुछ इस तरह से बनी। ठीक है, और फिर ये कुछ इस तरह से बनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये केंद्र को उपस्थित है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर इस जगह कोशिका के इस स्वतंत्र सिरे में क्या हो गया, यहाँ पे ये स्रावित पदार्थ इकट्ठा हो गया। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर कुछ इस तरह से ये मुक्त अवस्था में चला गया। आई बात? ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इसके जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, इसमें ये क्या हो रहा है, मिक्स होकर इससे अलग हो रहा है, यानी कि पृथक हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की जो क्रिया है हमें अपस्रावी ग्रंथि में देखने को मिलती है। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ हमने क्या देखा, अपस्रावी ग्रंथि में हमने देखा कि इस प्रकार की जो ग्रंथि है उसकी कोशिका में स्रावण वाला पदार्थ कोशिका के स्वतंत्र सिरे पर एकत्रित होता है, तो ये कोशिका के स्वतंत्र सिरे पर एकत्रित हो रहा है। ठीक है, और साथ में कुछ भाग कोशिका द्रव्य के साथ मिल जाता है। अब इसका जो कुछ भाग है वो कोशिका द्रव्य के साथ मिलके क्या हो गया, बिल्कुल इससे पृथक हो गया, आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ठीक है, साथ ही यहाँ पर कोशिका द्रव्य की आंशिक क्षति हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोशिका द्रव्य के साथ में मिल गया है, तो कुछ कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म है वो पृथक भाग में चला गया है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, आंशिक क्षति हो रही है साइटोप्लाज्म की। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और इनमें जो स्त्रावण हो रहा है वो कैसा है, सांद्र हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स की हमने बात कर ली, मेमरी ग्लैंड में हमें ये देखने को मिलता है। यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहां हमने इसके एग्जांपल्स को समझ लिया था और हमने एक बहुत अच्छा डायग्राम भी देख लिया। एक काम करते हैं, इस डायग्राम में हम इसको यहां अलग से ना बनाकर हम इसे यहीं पर ही मुक्त करवा देते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये मुक्त हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे हमारी होलोक्राइन ग्लैंड की। ठीक है, किसकी, पुण्यस्रावी ग्रंथि की। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर सकता हूं। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे होलोक्राइन ग्लैंड की, यानी कि पुण्यस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो यहां हम पॉइंट लिखते हैं हमारा तीसरा,
जी हाँ, ठीक है। यहां हम बात करेंगे किसकी? पूर्ण स्त्रावी ग्रंथि, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम होलोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, यहां पे पूर्णस्रावी ग्रंथि की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां हमने अपस्रावी ग्रंथि की बात करी। तो जो पूर्णस्रावी ग्रंथि है यानी क्या है? इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि यहां पे जो कोशिका का स्रावण होता है वो क्या होता है? पूर्ण होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार में हम क्या लिखते हैं कि इस प्रकार की जो ग्रंथि होती है उनमें जो कोशिका से जो स्रावण होता है वो पूर्ण रूपेण होता है, ठीक है, पहला पॉइंट हम लिखते हैं। तो इस प्रकार की ग्रंथि में, इस प्रकार की ग्रंथि में कोशिका से स्रावित होने वाला पदार्थ, इस प्रकार की ग्रंथि में कोशिका से स्रावित होने वाला पदार्थ पूर्ण रूप से भर जाता है, ठीक है। यानी क्या होता है? यह पूर्ण रूप से भर जाता है, तथा पूर्ण रूप से भरने के साथ साथ ही जब ये कंप्लीट फिल हो गया, पूरा भर गया, तो यह अपनी ग्रंथि उपकला से अलग हो जाता है, तथा पूर्ण भरने के साथ ही, पूर्ण भरने के साथ ही यह अपनी ग्रंथिल उपकला, कौन सी? अपनी ग्रंथिल उपकला, अपनी ग्रंथिल उपकला से अलग हो जाता है। आई बात समझ में बच्चों? यहां पे क्या हुआ? जो कोशिका से स्रावित होने वाला पदार्थ है वह पदार्थ कैसा है? एक तो सांद्र है, ठीक है। दूसरा, यह पूर्ण भरने के बाद जो इसकी ग्रंथिल उपकला है, जिसके साथ में अटैच होती है उपकला, ग्रंथिल उपकला, उससे यह क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह में क्या होगा? इस तरह की जो ग्रंथि होगी वो कौन सी होगी? पूर्णस्रावी ग्रंथि होगी, ठीक है। कौन सी होगी? पूर्णस्रावी। तो एक पॉइंट इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो स्त्रावण होता है, कोशिका से स्त्रावण जो है वो कैसा है? सांद्र होता है। स्त्रावण कैसा होता है? सांद्र होता है, ठीक है। अब ये किस तरह से होती है? देखिए, एक डायग्राम की हेल्प से इसको हम समझ लेते हैं। कुछ इस तरह से एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, और ये यहां पर कुछ इस तरह से ये ग्रंथिल उपकला, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? ये पूर्ण भर गई, ये पूरी पूरी की पूरी फिल होने के बाद, यानी कि पूर्ण रूपेण भरने के बाद, ये जो क्या है इसकी है, ये कहते हैं कि इसकी ग्रंथिल उपकला है। ग्रंथिल उपकला से ये अलग हो जाती है, कुछ इस तरह से। आई बात समझ में आपको? ठीक है। तो इसमें कोशिका जो फिल है ये भरा हुआ है, तो ये अपनी जो ग्रंथिल उपकला से है बिल्कुल ही पृथक अलग हो जाती है, ठीक है। और जो इसमें स्त्रावण है ये कैसा है? ये सांद्र प्रकार का है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये हमें कहां देखने को मिलती हैं? अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें, ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर पहला तो हमारी सैलिवरी ग्लैंड,
ठीक है। दूसरी हम बात करें हमारी जीएस ग्लैंड, ठीक, आई बात समझ में। तो ये इसके एग्जांपल है सैलिवरी ग्लैंड में और जीएस ग्लैंड में। तो यहां भी हमने पूर्णस्रावी ग्रंथि को समझ लिया। तो यहां हमने तीनों ही प्रकारों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लिया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे किसकी, इसके अगले भाग की, यानी कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, यहां पे हमने पुण्यस्रावी ग्रंथि के बारे में समझ लिया। अब हम तीसरी किसकी बात करेंगे, हमारी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो यहां पे हमने पुण्यस्रावी ग्रंथि में एग्जांपल देख लिया, उदाहरण हमारा सैलिवरी, सॉरी ये सैलिवरी ग्लैंड नहीं, ये आपका सीबेशियस ग्लैंड होगा, ये आपको देखने को मिलेगा सीबेशियस ग्लैंड में, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसकी, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको हम यहां से रब कर देते हैं। चलिए बच्चों, चौथी हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहां पे कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो यहां पे हम कोशिकाओं की संख्या के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स के। तो यहां पे पहला क्या होगा हमारा, पहला हमें पता है क्या होता है हमारा, एक कोशिकीय ग्लैंड, एक कोशिकीय ग्रंथि, जिसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो पहला क्या होगा हमारा, पहला होगा हमारा यूनिसेल्युलर ग्लैंड, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय ग्रंथि, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा मल्टीसेल्युलर, ठीक है, मल्टीसेल्युलर ग्लैंड, आई बात समझ में। क्या होगा ये हमारा मल्टीसेल्युलर ग्लैंड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय ग्रंथि के नाम से। क्लियर है, आई बात समझ में। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम इसको दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला हमारा यूनिसेल्युलर है, यानी कि एक कोशिकीय ग्रंथि, दूसरा हमारा मल्टीसेल्युलर है, यानी कि बहुकोशिकीय ग्रंथि। पहले हम बात कर ले किसकी, यूनिसेल्युलर ग्लैंड की, यानी कि एक कोशिकीय ग्रंथि की। तो एक कोशिकीय ग्रंथि में यहां पर क्या है, एक कोशिका उपस्थित है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, एक कोशिकीय ग्रंथि, ठीक है। यहां पे जो स्रावण हो रहा है वो किस में हो रहा है, हमारे गॉबलेट सेल्स में और पीनट सेल्स में, ठीक है ना। तो एग्जांपल के टॉपिक कैसे लिखेंगे इसको हम यहां पे, ये है हमारी गॉबलेट सेल्स। ये क्या होती हैं, एक प्रकार की स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो क्या करती है, सीक्रेशन का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पीनट सेल्स। ये भी क्या होती हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, और क्या करती हैं, सीक्रेशन करती हैं, कहां पे, क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, आपने नाम सुना होगा, है ना। और इसके बारे में, ये हमारे डाइजेशन का पार्ट है, इसको जब हम डाइजेशन की चर्चा करेंगे तब हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन जो है वो पीनट सेल्स से सीक्रेट होता है। तो यहां लिख देते हैं हम
क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन, इसको हम क्या बोलते हैं? लिबर कुहन की दरारें भी हम इसको कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं यहां पर हमारी बहुकोशिकीय ग्रंथि की। ठीक है, चलिए अब जो बहुकोशिकीय ग्रंथि है यानी कि मल्टीसेलुलर, यानी कि एक से अधिक क्या है यहां पर? कोशिका उपस्थित है। ठीक है, एक से अधिक कोशिका उपस्थित है तो इस तरह की जो कोशिका हमें कहां देखने को मिलेंगी? हमारे रेस्ट ग्लैंड में। कहां देखने को मिलेगी? रेस्ट ग्लैंड में। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो यहां पर हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में भी चर्चा कर ली, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके अगले पार्ट की बात करेंगे, जो कि हमारा है कि संख्या के आधार पर हमने देख लिया, और चौथा पांचवा जो हमारा रहेगा वो रहेगा इनकी कोशिकाओं की जो स्रावण की जो आकृति है उसके आधार पर। ठीक है ना, तो अगली बार हम चर्चा करेंगे स्रावी भाग की आकृति के आधार पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।